हाँ तो सिलेक्शन करवाने टोपी नहीं पहनोगे? पुरानी वाली टोपी है। हाँ, सही पकड़े हो। ठीक है, गेट लगा देना आप पीछे। ठीक है, देखो मूल विधि है ना, मूल विधि इसमें जो मूल विधि है वो तो है ही है, बीएनएस भी इसमें है, सारी चीजें हैं। ठीक है, और यूपी पुलिस वाले पेपर में, एसआई वाले पेपर में कम से कम मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तो इसके फिक्स रहते हैं कि आने ही आने हैं, है ना। काली है। हाँ ठीक है, एसआई के पेपर में तो समझ लो आने ही आना है। ठीक है, एसआई के पेपर में तो इतने आने ही आना है ना। तो मूल विधि ऐसे पढ़ना, देखो एक मूल विधि है, ठीक है, बीएनएस हमने इसी में ऐड कर दी। जो धाराएं वगैरह जो पहले आती थी वो अब नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, वो पोर्शन आएगा नहीं, क्योंकि अब उस टाइप की धाराओं से जो है तो उसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, है ना, भारतीय न्याय संहिता, और जो दंड संहिता होती थी उसे खत्म करके बीएनएस को लागू कर दिया। इसमें देखो तुम्हारे टोटल कितने टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं, यानी 8 चैप्टर मान के चलो। पहला चैप्टर भारतीय दंड विधान, है ना, या भारतीय न्याय संहिता है, और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरे में आ जाता है महिलाओं और बच्चों से संबंधित, फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ये सब दुनियादारी आ जाता है। चौथा सब्जेक्ट अपना मानवाधिकार संरक्षण या जनहित वाला, ये सब आ जाएगा। पांचवें अपन सूचना का अधिकार पढ़ेंगे, आईटी अधिनियम पढ़ेंगे, साइबर क्राइम वगैरह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आयकर अधिनियम पढ़ेंगे, भ्रष्टाचार निवारण वगैरह। सातवें में यातायात नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण वगैरह, ये सारा अपन पढ़ेंगे लास्ट में 8वें में। ठीक है ना। तो जितने भी कानूनी जितनी भी चीजें होती हैं ये बीएनएस और मूल विधि से रिलेटेड सारी की सारी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो क्या चीज क्या है, चलो अब बात नहीं कर, पढ़ लो नहीं कहें। अब देखो यहाँ पर, है ना, अब ये देखो पहला पॉइंट क्या है, भारतीय दंड संहिता। क्या चीज, पहला जो चैप्टर है अपना भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इससे रिलेटेड अपना पहला चैप्टर है। शुरुआत करते हैं, मान के पढ़ना कि ये पूरा जो बीएनएस है, ये पूरा जो मूल विधि है, इसमें से 10 क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि आने ही आना है, करना है अपन को। ठीक है ना। देखो भारतीय दंड संहिता का मतलब क्या है, भारतीय यानी कि भारत का हो गया, इंडिया का, दंड यानी कि दंड देना, पता है कोई मतलब अपराध नहीं, अपराध तो अलग हो गया, अपराध के लिए जो दंड दिया जाता है ना, अपराध के लिए जो उसे सजा दी जाती है, तो दंड मतलब सजा। ठीक है, संहिता, संहिता अपन बोलते हैं कानून को ही बोलते हैं, एक प्रकार का कानून। भारतीय न्याय संहिता, नाम बदल के अब क्या हो गया, न्याय संहिता, की न्याय दिया जाएगा। ठीक है ना। एवं दंड प्रक्रिया, अब क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया, तो न्याय भी होना चाहिए और जो दंड है वो भी मिलेगा। ठीक है ना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी बोल दो इसे, है ना, कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या, हाँ बोलते तो पहले भी थे कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक संहिता यानी कि एक कानून है ना, फिर उसे अपन बोल देते थे आईपीसी की धाराएं हैं अपनी, इसी के तहत दंड वगैरह दिया जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं। एक तो दंड संहिता तो इसमें शामिल है ही है, यानी जिसमें दंड दिया जाता है अपराधियों को, और न्याय संहिता का मतलब जो अब शामिल कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, यानी क्या मिलता है, न्याय मिलता है। दंड संहिता पढ़ने से क्या लगता था, दंड के लिए ही बनी हुई है खाली, ठीक है ना, यानी कि सजा देने के लिए ही बनी हुई है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, न्याय के लिए बनी हुई है। तो नाम बदल दिया इसका, क्या कर दिया, भारतीय न्याय संहिता। अब दंड प्रक्रिया उसी में ऐड कर दिया कि न्याय भी है और साथ साथ में अपराधियों के लिए दंड भी है। उसके बाद देखो भारतीय नागरिक सुरक्षा, अब ये किस लिए है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही तो है कि अपराधी को जब तक दंड नहीं दोगे तब तक वो अपराध करता रहेगा। ठीक है ना, हाँ, है ना। अब देखो यहाँ पहला पॉइंट है, जेम्स स्टीफन के अनुसार, किसके अनुसार, जेम्स स्टीफन के अनुसार, है ना, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि, विधि मतलब क्या, कानून, यानी कि
लॉ, विधि मतलब कानून, जहां भी कहीं भी विधि लिखा हो, चाहे यहाँ चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में, विधि मतलब लॉ यानी कि कानून, है ना। जेम्स स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य, कृत्य मतलब कार्य, कृत्य मतलब कार्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पहले आ चुका है, ठीक है। कथन पूछा गया था कि ये कथन किसने कहा, किसने कहा, जेम्स स्टीफन ने कहा, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब देखो, मतलब क्या है, तो यहाँ अपराध एक ऐसा कृत्य यानी कि कार्य है जो विधि, विधि मतलब कानून यानी कि लॉ के द्वारा निषिद्ध, है ना, लॉ के द्वारा निषिद्ध यानी क्या, अपराध एक ऐसा काम है ना, जो लॉ यानी उस समाज में जो भी नियम कायदे कानून है उसके अपोजिट में जो आदमी जो काम कर रहा है वो, जैसे हमारा भारत का एक समाज है, यहाँ पे है कि कोई ड्रग्स नहीं बेचेगा, हमने एक नियम बना दिया कि ड्रग्स भाई गलत चीज है, यहाँ ड्रग्स नहीं बेचेगा कोई, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ड्रग्स बेचते हैं। तो हमें जो नियम बनाए हैं, हमने जो नियम बनाए हैं, उन्हीं आदमियों में से कोई एक नियम उसको फॉलो नहीं कर रहा, है ना। जब फॉलो नहीं कर रहा तो हम उसे क्या करेंगे, दंडित करेंगे कि समाज के नियम को फॉलो करो, ठीक है ना। तो वही चीज, तो निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों यानी कि समाज का जो भाव है कि कोई भी ड्रग्स नहीं बेचेगा, है ना, उसके प्रतिकूल है, यानी कि जो ड्रग्स बेच रहा है उसके प्रतिकूल काम कर रहा है ना, ये दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो ये कथन किसने कहा था, जेम्स स्टीफन ने। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखना, इसे पूछा जा चुका है, ठीक है। दूसरा, किसके अनुसार, केनी के, केनी ने अपनी पुस्तक अकाउंट लाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये किताब याद रखना पूछी जा चुकी है ना, आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, किसकी किताब है ये, केनी, किसकी किताब है, केनी की किताब है, ये किताब भी पूछी जा चुकी है पेपर में, ठीक है। तो केनी की किताब है अकाउंट लाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, है ना, इसमें अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है, किसको परिभाषित किया है, अपराध को, कि अपराध क्या होगा, है ना। कहा है कि अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है ना। कि कोई अगर अपराध, ये कह रही है, केनी कह रही है कि अपराध क्या है, तो अपराध कह रही है कि कोई आदमी है ना, कोई आदमी है, अच्छा कोई समाज होता है, जैसे भारत का समाज है, ये आदमी किसका हिस्सा है, भारत के समाज का हिस्सा है। भारत ने क्या किया, भारत ने अपने लिए एक कुछ नियम बनाए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे कानून रहेंगे, ऐसे ऐसे हम सभी आदमी को चलना है। लेकिन मान लो ये ड्रग्स बेच रहा है और भारत ने कहा कि ड्रग्स यहाँ पर कोई भी नहीं बेचेगा, तो ये इलीगल काम कर रहा है ना, जो कानून हमने बनाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ती दंड है, इसने अपराध किया और इसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, ठीक है। तो अनुचित दंड है, और दंड कौन देगा, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यानी इसे दंड देगा कौन, उस समाज का, यानी कि उस भारत का जो हेड है, जो दंड देने के लिए जो बनाई गई है न्यायपालिका, वो उसे सजा देगी, ठीक है ना। तो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, ऐसा नहीं है किसी एक ने कह दिया कि भैया इसे क्षमा कर दो तो सबने क्षमा कर दिया, ऐसा नहीं है। कानून उसे क्षमा थोड़ी करेगा, कानून तो उसे दंड देगा, क्यों, क्योंकि तुमने भारत के समाज का एक नियम तोड़ा है ना। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा, यहाँ पे सम्राट का मतलब क्या है, न्यायपालिका, सम्राट का मतलब क्या है, न्यायपालिका। अब इनने जब किताब लिखी थी उस टाइम पे सम्राट वगैरह चलते थे, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, सम्राट। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर किसकी, न्यायपालिका, क्योंकि क्षमा देने का अधिकार और सजा देने का अधिकार दोनों किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। कोर्ट ही क्षमा करेगा, कोर्ट ही उसे न्याय देगा, ठीक है ना। अपराध के निम्नलिखित कितने अवयव होते हैं, टोटल 4 अवयव होते हैं। तो अपराध के अवयव पूछे जाएं तो 4। पहला, मानव, मानव होगा तभी तो वो अपराध करेगा, है ना। दूसरा, आपराधिक मन स्थिति, मन स्थिति यानी कि अपराध के लिए मन की स्थिति, ठीक है। हर स्थिति में आदमी अपराध नहीं करता, कुछ ही स्थिति में है जो अपराध करता है। या दुराशय, है ना, दुराशय यानी कि उसको लगे कि नहीं हमें अपराध करना ही करना है, ठीक है। कुछ चोर ऐसे होते हैं जो मजबूरी में चोरी करते हैं,
तो उनकी मन स्थिति होती है कि घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, इस वजह से चोरी की उसने। दूसरा, चोरी करते करते अब उसकी आदत लग गई, है ना, तो वो क्या हो गया, दुराशय हो गया। तो उसके पास खाने के लिए भी है अब, लेकिन फिर भी चोरी कर रहे हैं, मतलब उसका दुराशय है ये, ठीक है ना। तो दो टाइप के ये हो गए यहाँ पर, एक मानव हो गया, है ना, कि अपराध के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला तो मानव जरूरी है, जानवर तो अपराध करेगा नहीं। दूसरा, उसकी मन की स्थिति या फिर दुराशय, मन की स्थिति या फिर दुराशय। तीसरी चीज, आपराधिक कृत्य, है ना, आपराधिक कृत्य जरूरी है कि उसने चोरी की तो कहाँ की, क्या की चोरी, तो वो क्या हो गया, कृत्य यानी अपराध का कार्य, है ना, कि क्या अपराध में किया उसने। चौथी चीज, ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति, जो भी उसने कृत्य किया है उससे समाज को क्या क्षति हुई है। कहीं चोरी की है तो जिसके घर में चोरी की है उसके घर की क्षति करी है ना इसने, तो इसीलिए, है ना। तो अपराध के क्या पूछे वो, अपराध के पूछे आवश्यक तत्व कितने हैं, तो टोटल 4 आवश्यक तत्व होते हैं अपराध के, ठीक है। अब देखो आगे, है ना, आगे देखोगे तो यहां देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ ये भी डाल, हाँ ये यूट्यूब पे भी डाल देंगे, टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, ये पूरा डाल देंगे पीडीएफ पूरी, ठीक है। भारतीय दंड संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि भारत है, ठीक है, भारत है, भारत की स्थिति लगभग इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है, इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है ना। ये जो समुद्र का एरिया भारत का, इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, इधर भी, ये पूरा समुद्र है, ठीक है। नॉटिकल माइल समुद्र में दूरी मापने के लिए यूज होता है, नॉटिकल माइल, है ना, समुद्री मील मतलब नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल का यूज क्या होता है, समुद्र में या समुद्र की दूरी मापने के लिए, गहराई नहीं, दूरी मापने के लिए, हाँ नहीं, दूरी, जैसे अपन लंबाई नापते हैं ना कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर, है ना, हाँ कितना दूर है, तो समुद्र में दूरी नापने के लिए नॉटिकल माइल या समुद्री मील का यूज किया जाता है। इंग्लिश में नॉटिकल माइल बोलते हैं, हिंदी में समुद्री मील बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो भारतीय दंड संहिता है, समुद्र क्षेत्राधिकार यानी समुद्र में कितने एरिया तक इसका मतलब प्रभाव रहेगा, तो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, ये हमने मान लिया यहां तक का एरिया 12 नॉटिकल माइल का हो गया, यानी कि भारत और भारत के बाहर समुद्र में ये 12 नॉटिकल माइल दूर तक अगर कोई अपराध करता है तो उसे जो सजा होगी वो किससे के अनुसार सजा होगी, भारतीय दंड संहिता के अनुसार सजा होगी। तो समुद्र का क्षेत्र पूछे ना कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार समुद्र में क्षेत्राधिकार कितनी दूर तक है, तो 12 नॉटिकल माइल तक है। इसके बाहर अगर हमने यहाँ पे कोई अपराध किया, है ना, यहाँ पे किसी को गोली मार दी, तो इसके अंतर्गत फिर अपन नहीं आएंगे, ठीक है। हालांकि दूसरी कंडीशनों के अनुसार आ जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपन नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया अब भारत के क्षेत्र के प्रभाव से बाहर है ना। यानी कि भारत क्या कहता है कि भारत के बाहर 12 नॉटिकल माइल समुद्र तक जो भी अपराध करेगा, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, उसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही सजा मिलेगी, है ना। पहला ट्रायल तो उसका भारत में ही चलेगा, उसके बाद भारत की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसे सजा यहाँ देनी है या उसके देश में जाके देनी है, या उसके देश से बात करके जो भी मतलब करना है अपनों, ठीक है। भारतीय दंड संहिता जो भी खत्म कर दिया गया ना, इसी की जगह पर भारतीय दंड संहिता की जगह पर ही बीएनएस लागू किया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा, भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में लागू हुए थे। अगर भारतीय दंड संहिता की पूछे, यानी कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसकी पूछे तो ये कब लागू हुई थी, 1860 में, अंग्रेजों ने लागू की थी 1860 में, है ना। अगर पूछे कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुई, 2023 में लागू हुई। आईपीसी को अब खत्म कर दिया गया है, ये अब चल रही है बीएनएस 2023 में
लागू हो गई है, ठीक है ना। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में और न्याय संहिता 2023 में आई है। अब देखो यहाँ पर दोनों चीजें, पहला भारतीय दंड संहिता 1860 में यानी आईपीसी 1860 में आई, लागू कब हुई है 1862 में। 1860 में उन्होंने पास किया और भारत में कब कब से लागू है 1862 से 2 साल बाद से लागू है। निर्माता कौन था, तो लॉर्ड मैकाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। भले ही ये बीएनएस आना नहीं है, सॉरी आईपीसी आना नहीं है, लेकिन ये जो आईपीसी बनी कब, लागू किसने की, कैसे बनाया, ये तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा। बट ठीक है ना। तो भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई 1860 में, लागू कब हुई 1862 में, बनाई किसने थी, निर्माण किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी। उद्देश्य, उद्देश्य क्या था इसका, है ना। ब्रिटिश काल में भारत के लिए दंड कानून, है ना, तो दंड कानून उस टाइम पर जो भी मतलब वही दंड देने के लिए बनाई थी ना, कि कोई कैसा अपराध करेगा तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, है ना। उसकी कुल धाराएं कितनी थी, तो कितनी धाराएं थी, 511। तो आईपीसी में कितनी धाराएं थी, 511 धाराएं थी। भाषा या उसका ढांचा देखो, है ना, औपनिवेशिक। भारत में पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो उसे अपन बोलते हैं उपनिवेशवाद। औपनिवेशिक यानी भारत में कंट्रोल था, तो औपनिवेशिक कई पुराने शब्द व अवधारणाएं, क्योंकि पुराने टाइम पे बनी थी, 1860 बहुत पहले का टाइम होता है, तो बहुत सारे पुराने शब्द भी थे और बहुत सारी पुरानी अवधारणाएं भी थे, है ना। शादी को लेके पुरानी मान्यताएं जो थी, ये सब मतलब सामाजिक मान्यताएं भी उसमें शामिल कर ली थी। तो उन सभी चीजों को हटाकर फिर एक नई जो मतलब बीएनएस है वो लागू करते हैं, ठीक है ना। वर्तमान स्थिति में क्या है, निरस्त है, यानी कि इसे खत्म कर दिया गया है ना। आया क्या, आया अब आया अब भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। क्या आया, बीएनएस कब आया, 2023 में। लागू डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब से लागू हुई, 1 जुलाई 2014 से लागू है, 1 जुलाई 2024 से लागू है, 1 जुलाई 2024 से लागू है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2024 से लागू है। उद्देश्य क्या है, आईपीसी को हटाकर आधुनिक भारतीय संदर्भ वाला कानून, भारतीय संदर्भ वाला कानून, ये तो अंग्रेजों ने लॉन्च किया था ना, है ना। तो इसमें अंग्रेजी कानून थे या अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से कानून इसमें डाले गए थे, सजाएं इसमें डाली गई थी, ठीक है ना। लेकिन ये भारतीय संदर्भ के अनुसार है। अंग्रेजों ने कानून बनाए थे उस टाइम पर, जो हवलदार होते थे उन्हें इसमें नहीं, कई सारी चीजें दंड मिलता भी नहीं, बढ़िया था, ऐसा नहीं है कि बढ़िया नहीं था, ये बढ़िया था। अभी तक तो भारत में यही चलता आ रहा था ना 2024 से पहले तक, है ना। इसमें कई सारी ऐसी चीजें थी जो मतलब भारत को करने से रोक देती थी। जैसे जैसे मान लो भारत को शादियों के लेके कोई कानून बनाना है, ठीक है ना, कानून बनाना है कि अगर शादी में दहेज दिया तो ऐसा ये धारा लग के इस पे मतलब इस दंड में ये धारा के अनुसार दंड दिया जाएगा। लेकिन इसके अनुसार क्या होता था, इसमें पुरानी अवधारणाएं शामिल थी, पुरानी डेफिनेशन शामिल थी चीजों की। हाँ हाँ बिल्कुल पूछते, अभी धाराएं भी पढ़ाएंगे। अभी कहने का मतलब क्या है, इसमें पुरानी अवधारणाएं थी, अवधारणाएं मतलब पुरानी मान्यताएं शामिल थी। पुरानी मान्यताएं शामिल होने की वजह से क्या होता था कि आदमी कहता था चलो ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है ना। अब इनने क्या कहा कि नहीं, जैसे चल दो वैसा क्या होता है, अब के हिसाब से जो चीज गलत है वो गलत है और उसे हम अपने हिसाब से सजा देंगे, है ना। जैसे हम कहें, एक छोटा सा एग्जांपल दें, तो पहले जो हवलदार होते थे वो अपने साथ राइफल नहीं रखते थे, उन्हें डंडा पकड़ा दिया जाता था एक, है ना, ध्यान है ना, कि पुलिस वाले पहले डंडा लेके घूमते थे। मतलब सामने से अगर कोई चोर या आतंकवादी घुस आए, वो AK-47 से मार रहा होता था, इनके पास डंडा होता था, ठीक है ना। तो सोचो ये स्थिति थी, तो इनने क्या किया कि बदल के भाई डंडा हटाओ, डंडा से काम चलेगा नहीं, पुलिस वालों के पास बंदूक तो होनी चाहिए, तब तो जाके आदमी डरेगा। तो उन्हें जब जाके राइफल पकड़ाई, ठीक है ना, और वो भी एक नाली दो नाली राइफल पकड़ा देते हैं, भरते रहते हैं उसमें गोली। अब तो मतलब ऑटोमेटिक भी देने लगे हैं अब, ठीक है, सब टाइप की देने लगे हैं अब। भाई जरूरी है ना, वो आपके देश की न्याय व्यवस्था को संभालने का सबसे पहला सिपाही है,
है ना। वो भी कोई अधिकारी नहीं है, ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है वो करता है कांस्टेबल। अधिकारी तो ऊपर से बैठ के ऑर्डर पास करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है? कांस्टेबल करता है। और कांस्टेबल की खुद की सुरक्षा के लिए है क्या? केवल एक डंडा होता था। ठीक है ना। तो ये चीज तो भाई पुराने टाइम के लिए अंग्रेजों ने अपने लिए रखी थी कि अगर भारतीयों को हमने हथियार दे दिया, उन्होंने विद्रोह किया, तो हमारे ऊपर ही विद्रोह करेंगे, अभी को निपटाना चालू कर देंगे। लेकिन अब तो भारत आजाद है, तो उन्हें डंडा क्यों देना? बढ़िया अपना एक ऑटोमेटिक राइफल दो, कि ताकि वो अपराध देखें या आतंकवादी गतिविधि कभी हो उन्हें पता चले या सामने से हो। जैसे मुंबई वाली घटना हुई थी, है ना, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, या जो ताज होटल में जो हमला हुआ था, ठीक है ना, AK-47 से सामने से, है ना। और हवलदारों के पास ना उस लेवल की ट्रेनिंग होती है, ना उन्हें वो हथियार दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बेचारे क्या करते हैं, मरने के लिए थोड़ी सामने चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जब उन्हें वो दोगे, गन दोगे, ऑटोमेटिक राइफल्स वगैरह दोगे, ठीक है, तब उनकी ट्रेनिंग भी होगी और वो उसका यूज भी करेंगे टाइम आने पर, ठीक है ना। तो आधुनिक आईपीसी को हटा के आधुनिक भारतीय संदर्भ वाला कानून लाया गया। कुल धाराएं कितनी है इसमें? 358। इसमें 511 थी, इसमें कितनी है? 358। बाकी जो बेफिजूल की धाराएं थी वो हटा दी। बेफिजूल की धाराएं थी जिनका कोई काम नहीं था, अब उस तरह के अपराध भी नहीं होते, उन्हें क्या किया? हटा दिया गया, ठीक है ना। फोकस किस पे किया गया? फोकस किया गया पीड़ित केंद्रित न्याय, डिजिटल अपराध पर, संगठित अपराध पर, आतंकवाद, त्वरित न्याय पर। इन सभी चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है ना, कि BNS में भारतीय न्याय संहिता में सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया? केंद्रित न्याय पर, है ना, केंद्रित न्याय पर, यानी न्याय पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा डिजिटल अपराध पर, क्योंकि भाई अंग्रेजों के टाइम पे थोड़ी अपराध डिजिटल अपराध होते थे, है ना। डिजिटल क्राइम होते थे उस टाइम पे? नहीं होते थे। उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं होता था, नेट भी नहीं होता, इंटरनेट भी नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होता था, डिजिटल अपराध कैसे होंगे, है ना। अब क्या है, डिजिटली अपराध होते हैं। तो इस जो आईपीसी थी, ये जो धाराएं थी, इसमें डिजिटल अपराध के लिए कोई कानून ही नहीं था। तो जिसने डिजिटल अपराध किया, है ना, कि ऑनलाइन किसी का अकाउंट खाली कर दिया, तो इसके अनुसार उसे वो सजा नहीं मिल पाती थी, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं था, ठीक है। तो वो धाराएं भी इसमें ऐड की गई, तुम डिजिटल अपराध करोगे, ऐसा करोगे तो ऐसी सजा, ऐसा करोगे तो ऐसी सजा, है ना। संगठित अपराध, संगठित अपराध का मतलब एक साथ सामूहिक रूप से अपन ने ग्रुप बनाया और फिर हमने जाके अपराध किया, तो संगठित अपराध। आतंकवाद, त्वरित न्याय, है ना, आतंकवाद से जो पीड़ित हैं उनके लिए न्याय की व्यवस्था करना, ये सारी चीजों पर केंद्रित इसे रखा गया, जो कि ये चीजें इस पे नजर नहीं आती, पुरानी वाली जो आईपीसी चलती थी उसमें नजर नहीं आती थी, ठीक है। अब ये देखो, दोनों का कंपेयर समझ गए होंगे कि आईपीसी क्या है और बीएनएस क्या है, लागू कब हुई ये भी हमने देख लिया। अब देखो मुख्य अंतर, मुख्य अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आईपीसी बनाम बीएनएस। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजद्रोह के बारे में, है ना, राजद्रोह के बारे में। पहले देखो, सबसे पहले शब्द क्या है? औपनिवेशिक शब्द। तो आईपीसी में मौजूद था, यहां पर हटा दिया गया। तो नहीं नहीं, ये औपनिवेशिक शब्द था, ये सब भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो उसे अपन बोलते थे उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, ठीक है। कॉलोनी बना के यहाँ पर रहते थे, है ना। अब तो किसी की कॉलोनी है नहीं है, तो अब ये वाला अपराध भी नहीं होगा। उन्होंने ये जो कॉलोनियलिज्म से जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे, वो बनाए थे किनके लिए? फ्रांसीसियों के लिए बनाए थे, डचों के लिए बनाए थे, कि डचों को हम व्यापार करते हुए पकड़ेंगे तो उनके ऊपर ये धारा लगा के उन्हें अंदर कर देंगे, फ्रांसीसियों को पकड़ेंगे तो ये धारा लगा के अंदर कर देंगे, ठीक है। ये उनके लिए कानून बनाए थे, किसने? अंग्रेजों ने। तो यही उसी टाइप के कानून जो थे वो अब के समय के लिए तो बेकार है ना, अब के लिए बेकार है। तो आईपीसी में तो ये मौजूद थे, लेकिन अब इन्हें हटा दिया। तो अगर पूछे कि औपनिवेशिक शब्द मतलब किन शब्दों को हटाया गया है ना, किन शब्दों को हटाया गया, तो चार में से एक ऑप्शन रहेगा औपनिवेशिक शब्द। तो इसे अपन लगा देंगे कि औपनिवेशिक शब्द को अब हटा दिया गया था, पहले था अब हटा दिया गया था। राजद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजद्रोह, है ना। राजद्रोह आईपीसी में धारा
124A पर होती थी। राजद्रोह आईपीसी में धारा 124 पर, है ना, 124A में होती थी। यहां पर क्या किया, इधर पर इसे हटा दिया, है ना। राजद्रोह की जगह फिर देशद्रोह से अब काम होगा, है ना। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह से काम होगा। लेकिन शब्द की अगर बात करें, जो विषय है राजद्रोह, धारा 124A में थी, लेकिन यहां पर इसे हटा दिया। अब यहां पर देखो आतंकवाद, आतंकवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद ये शब्द भी यहां पर देखो, आईपीसी में आतंकवाद की डेफिनेशन स्पष्ट नहीं थी, यहां पर डेफिनेशन परिभाषित की, यानी बिल्कुल स्पष्ट डेफिनेशन बीएनएस 2023 में डाल दी गई, है ना। संगठित अपराध, संगठित अपराध यहां पर नहीं था, यहां जोड़ा गया। भाई 10 लोग 50 लोगों का ग्रुप मिलके कोई अपराध कर रहा, जोड़ना जरूरी है ना। संगठित अपराध है, पहले इतना बड़ा अपराध बड़े पैमाने पर 1860 के टाइम पे होता था, नहीं होता था, है ना। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग पर कोई कानून इसमें था नहीं। अब यहाँ पर सख्त सजा का ऐलान कर दिया, वही सख्त सजा भी मिलेगी कि 10-50 लोगों ने मिलकर एक आदमी को बीच रास्ते में, है ना, मार दिया, ठीक है ना। तो पहले इस पर कोई कानून नहीं था, आदमी बच जाता था कि भीड़ है, भीड़ की कोई शकल नहीं होती है ना, और पीट पाट के आदमी अपना हाथ साफ करके निकल जाता था, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं भाई, भीड़ है, भीड़ की कोई शकल नहीं होती थी, बात तो ठीक है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा शकल पकड़ लेता है, ठीक है। बोले नहीं, अब तो सजा मिलेगी, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग, हाँ डिजिटल इंडिया है, कुछ तो फायदा मिलेगा ना। तो मॉब लिंचिंग पर पहले सजा नहीं, क्योंकि मान के चलते थे ना कि भाई भीड़ की कोई शकल नहीं होती, इसीलिए ये शब्द फेमस है ना डायलॉग की, भीड़ की कोई शकल नहीं होती। उन्होंने कहा नहीं, शकल नहीं होती, लेकिन सीसीटीवी कैमरा उन शकलों को पहचान सकता है। तो योगी जी उन्हीं को पहचान पहचान के सबके पोस्टर लगा देते हैं, ठीक है। महिलाओं और बच्चों के अपराध, है ना, यहाँ पर महिलाओं और बच्चों के जो अपराध थे उनमें छूट रहती थी, या ऐसा मान के चलो उनके लिए कोई बड़े ज्यादा सजाएं नहीं होती थी। जैसे जैसे बच्चे का मतलब क्या, जो 18 साल 16 साल से नीचे का बच्चा हो, मतलब 16 साल से नीचे मान लो बच्चा, ठीक है, नाबालिग, है ना। अब मान लो 12 साल का बच्चा है ना, 12-13 साल का बच्चा है, उसने कहीं चोरी कर ली, या वो हर दूसरे दिन चोरी कर रहा है, ठीक है ना, घर को बिना बताए, ठीक है, इस तरह मतलब उसकी आदत बन गई कि वो चोरी कर रहा है। तो इस कानून के अंतर्गत मतलब जो आईपीसी थी, इसके अंतर्गत सीमित सजाएं होती थी। बाल सुधार गृह में भेज देते थे 2-4-6 महीने साल भर के लिए, उसके बाद छोड़ देते थे, ठीक है। बाहर आके वो फिर चोरी चकारी करने लगता था। यहाँ पर क्या कर दिए, अब इन सब में अधिक सख्ती कर दी, है ना, अधिक सख्ती कर दी। निर्भया में अगर पता हो, निर्भया केस जो हुआ था, रेप केस जो हुआ था, तो उसमें एक लड़का 16 साल का भी था, है ना, 16 साल का भी था। तो वो लड़का छूट गया था, इसी की वजह से छूट गया था, है ना, उसे सजा नहीं हो पाई थी, ठीक है। उसे कुछ महीनों की बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और फिर छोड़ दिया गया। अब 16 साल का लड़का आज के टाइम पे, ऐसा तो होता नहीं कि उसकी बुद्धि बालक जैसी हो, अगर बालक जैसी बुद्धि होती तो उतना बड़ा कृत्य क्यों करता, बात समझ रहे। तो हाँ, नहीं हुई थी, कानून बनने के 5-6 घंटे पहले ही उसे सजा सुनाई गई थी, है ना। कानून ये जल्दी जल्दी बनाने में लगे थे कि इसे सजा सुनाने से कानून बन जाए, सजा सुनाने से पहले कानून बन जाए तो उसे सजा हो जाती, लेकिन उसे सजा हुई फिर अगले दिन कानून बन पाया था, तो वो बच गया था इस चक्कर में, ठीक है ना। तो ये सजाएं सीमित थी। अब क्या है, अधिक सजा मतलब कठोर सजाएं कर दी गई हैं कि नहीं, अगर तुम इस तरह के अपराध करोगे तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक शब्द है क्या, सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा, यहां पर कोई उल्लेख नहीं था, सामुदायिक सेवा का उल्लेख 1860 में नहीं था, लेकिन यहाँ पर वैकल्पिक दंड है, वैकल्पिक दंड है। अच्छा, सामुदायिक सेवा का मतलब क्या है, सामुदायिक सेवा मतलब समुदाय में सेवा करो, है ना, तो सरकार क्या करेगी, हमें दंड देगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले होता क्या था कि रास्ते में कभी मान लो एक्सीडेंट हो जाता था, ठीक है, जो कोई उसे बेचारे को जिसने टक्कर मारी वो तो निकल गया, जो तीसरा आदमी निकल रहा उसने देखा भाई घायल है, उसे उठा के ले गए हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल ले जाते थे, उसका इलाज करवाते थे, ठीक है। पुलिस वाले आके उसी लड़के को उठा ले जाते थे कि जो जिसने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, है ना, और 4-5 दिन टॉर्चर करते थे कि तुम्हें मिला कहाँ, तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, है ना। तो इस चक्कर में आदमियों ने बेचारों, मतलब एक्सीडेंट होता था, आदमी साइड में से अब निकल जाता है ना, कि खामा जाओ, पुलिस वाले और परेशान करेंगे दुनिया भर का तामझाम लेके, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए क्या किया इनने कि नहीं,
जिसने भी जो भी इस तरह किसी की मदद करेगा, एक्सीडेंट हुआ उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, तो पुलिस वाले उससे कुछ भी सवाल नहीं पूछेंगे, है ना। पुलिस वाले उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। ऊपर से तो कई सारी गवर्नमेंट ने उसे इनाम देने की भी घोषणा कर दी कि अगर कोई गंभीर हालत में जख्मी हो गया सड़क में एक्सीडेंट से, उसे तुम हॉस्पिटल ले जाओगे, हॉस्पिटल में तुमने उसका इलाज कराया, 2 लाख की छूट है कि हॉस्पिटल वाला भी तुमसे पैसे नहीं लेगा, है ना। तुम्हें अपनी जेब से भी नहीं लगाना कि जैसे कि कोई रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, हम उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए, है ना। अब उसके कॉन्टेक्ट रिश्तेदार वाले नहीं मिल रहे, तो हॉस्पिटल वाला क्या, उसे तो पैसे चाहिए ना, तो वो हमसे भी पैसे नहीं लेगा अब, ठीक है ना। वो अपने पैसे से 2 लाख तक का इलाज करेगा और वो पैसा उसे गवर्नमेंट देगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 लाख तक का इलाज करोगे तुम। और जो आदमी, जैसे हम लेके गए किसी को, किसी घायल आदमी को, और मरणासन स्थिति में था, लेके गए, वो बच गया, गवर्नमेंट हमें पैसे भी देगी 20-25 हजार रुपए, ठीक है ना। कमाना हो तो अब रोड में घूमना चालू कर दो, एक्सीडेंट हो सीधा उठा के ले जाओ। 25,000 का इनाम घोषित किया है, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, ये पहले के कानून में स्पष्ट नहीं था या नहीं था, तो इन्हें शामिल किया गया है। तो ये जो यहाँ कंपेयर है, इसे जरूर याद कर लेना, ये वाले पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या था क्या नहीं है। अब यहाँ देखो, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन यानी लागू और विस्तार से संबंधित है। धारा 1 क्या कहती है, ठीक है। धारा 1 क्या कहती है, किसकी धारा, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी। दंड संहिता मतलब आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 1 क्या कहती थी, है ना। धारा 1 संहिता का नाम मतलब आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, नाम और उसके प्रवर्तन यानी लागू होने की जानकारी देती थी और उसके विस्तार से संबंधित थी। बात ठीक है ना। तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया अब के लिए, वरना ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि धारा 1 किससे संबंधित है। लेकिन धारा 1 पूछा जा चुका है ना, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 भी पूछी जा सकती है। अपन दोनों चीजें पढ़ेंगे, ये हो गई आईपीसी की और ये हो गई बीएनएस की। हाँ बिल्कुल। यहाँ देखो, दो आईपीसी की जो धारा 1 थी उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया कि आईपीसी क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, कब लागू हुआ, उसका कहां तक विस्तार है, ये धारा 1 में बताया गया। बीएनएस की जो धारा 1 है, बीएनएस की जो धारा 1 है, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 की धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है। जो इसमें था वही इसमें है, बट ठीक। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं है, अन्य धाराएं अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन पहली जो धारा है आईपीसी की पहली धारा में जो था, बीएनएस की पहली धारा में भी वही है। क्या है कि धारा का नाम मतलब जो उसका नाम है वो क्या होगा कि आईपीसी है और बीएनएस है। बीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता, है ना। कि उस संहिता का नाम क्या होगा, कब लागू हुई और कहां तक उसका विस्तार है, ठीक है। ये धारा 1 कहती है। उसके बाद देखोगे, यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी, है ना। किसकी बात कर रहे हैं ये यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं आईपीसी की, ठीक है। आईपीसी की धारा जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू थी, है ना। 1 अक्टूबर 2019 इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दी गई थी आईपीसी 2019 में। बीएनएस तो बनी नहीं थी, बीएनएस 2023 में आई, ठीक है। और 2019 में जो वहां से 270 हटा दिया गया था, 270 हटा दिया था, तो उसके पहले 370 हटा दिया गया था वहां से, तो उसके पहले 2019 से पहले वहां पर आईपीसी भी लागू नहीं होता था, यानी भारत के कानून के अनुसार जम्मू कश्मीर में सजा नहीं मिलती थी। लेकिन जब 370 हटा तो 31 अक्टूबर 2019 से वहां भी आईपीसी लागू हो गई। और जब बीएनएस आया, अब ये क्या, बीएनएस आया 2023 में, तो बीएनएस ने कहा कि कोई भी राज्य छूटेगा नहीं, सब भारतीयों के लिए
एक जैसा कानून होगा भारत के सभी स्टेट में। बट ठीक है, आईपीसी कहाँ लागू नहीं होती थी? जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। कब तक? 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक। आईपीसी कब लागू हो गई? 31 अक्टूबर 2019 से वहां भी लागू हो गई। और यहाँ भारतीय न्याय संहिता, इसने किसी स्टेट को नहीं छोड़ा, सबके सब बोले, है ना, भारत के कानून से ही चलेंगे। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी, है ना, 1862 को लागू हुई। अभी हमने पीछे पढ़ा था 1862। अगर डेट पूछे तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862, है ना। लेकिन अगर न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की बात करें, बीएनएस की बात करें तो 2023 में बनी, लागू कब हुई? 1 जुलाई 2024। 2023 में तो बनी, लागू डेट पूछे लागू कब हुई तो अपन क्या लगाएंगे? 1 जुलाई 2024, है ना। बनी कब? 2023 में। लागू कब हुई? लागू कब हुई? 1 जुलाई 2024 में। ठीक है ना। चलो, तो यहां तक इसका बेसिक अपन ने सारा पढ़ लिया। अब इसकी जितनी धाराएं हैं वो धाराओं पे चलेंगे अपन, कल चलेंगे। ठीक है।